ये कहानी एक पायलट की है जो अपनी बेटी को ये वादा करते हुए अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि वो जल्द ही घर लौटेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें ब्रोडी को दिखाया जाता है जो एक पायलट है और वो अपनी बेटी डेनियला से बात कर रहा होता है कि वो अपना काम खत्म कर जल्द ही उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत दिनों बाद आज मिलने वाला था। और आगे फिर वो प्लेन में अपने को पायलट सैमुअल से मिलता है, लेकिन वहाँ सैमुअल ब्रोडी को बताता है कि हमें एक खराब मौसम की ओर भेजा जा रहा है। लेकिन ब्रोडी ऐसे कई खराब मौसमों का सामना पहले भी कर चुका था, इसलिए ये जानकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती। फिर वहाँ एक ऑफिसर आकर ब्रोडी को बताता है कि ये खराब मौसम थोड़ी देर में शांत हो जाएगा और उन्हें गाइडेंस देता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर प्लेन की एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम बोनी था, वो ब्रोडी को कुछ बात करने के लिए ले जाती है, जहाँ फिर वहाँ ब्रोडी की मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है, जहाँ वो पुलिस वाला उसे बताता है कि उसे प्लेन में एक खूनी कैदी को ले जाना है। लेकिन ब्रोडी बोलता है कि यहाँ बहुत ही कम पैसेंजर्स है, तो सबका ध्यान सिर्फ इसी पर होगा, इसलिए वो इस कैदी को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि इसे उसे ले जाना ही होगा। फिर ब्रोडी बोलता है कि ठीक है, लेकिन इसे सभी पैसेंजर से कहीं दूर बैठाना होगा। फिर ब्रोडी सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को उस खूनी कैदी के बारे में बताकर उन सभी से चौकन्नी रहने के लिए बोल देता है। फिर सभी पैसेंजर्स अंदर आते हैं और वहाँ कुछ पैसेंजर्स बात कर रहे होते हैं कि ये प्लेन बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा है, लेकिन ब्रोडी उन्हें समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्लेन काफी मजबूत है और वो यहाँ सेफ है। फिर वहाँ कुछ पैसेंजर्स उस कैदी की सीट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला उन्हें वहीं रोक देता है। फिर फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ आकर उन्हें आगे कहीं भी बैठ जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ प्लेन की लगभग सीट्स खाली थी। फिर आगे वहाँ प्लेन के कंट्रोल्स को अच्छे से चेक किया जाता है और फिर प्लेन को टेक ऑफ करने की तैयारी कर दी जाती है। फिर आगे ब्रोडी और सैमुअल अपनी अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दे रहे होते हैं, जहाँ ब्रोडी बताता है कि उसकी एक बेटी है जो कैलिफोर्निया में स्टडी कर रही है और वो अपने काम के चलते सिंगापुर में रहता है, और क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी तो उसकी बेटी अपनी आंट के साथ ही रहती है और वहीं उस खूनी को सभी घूर कर देख रहे होते हैं। और अब आगे प्लेन खराब मौसम की ओर बढ़ रहा होता है, जिससे बचने के लिए प्लेन को कुछ हाइट पर ले जाया जाता है। फिर खराब मौसम के कारण वहाँ सभी को झटके लगते हैं और ब्रोडी सबको बताने जाता है कि चिंता की बात नहीं है, बस मौसम थोड़ा खराब है और जल्द ही हम इससे निकल जाएंगे। और वहीं वो फ्लाइट अटेंडेंट से भी बोल देता है कि चाहे कुछ भी हो सब इस सीट्स पर ही होने चाहिए। और उतने में ही प्लेन के झटके के कारण ब्रोडी को वहाँ थोड़ी चोट लग गई थी। फिर वहाँ सैमुअल बताता है कि प्लेन के कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं और फिर आगे बताया जाता है कि प्लेन अब पूरी तरह बैटरी पर ही चल रहा है, जिसका मतलब था कि उन्हें अब प्लेन को लैंड करवाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो वो प्लेन क्रैश कर जाएगा। और अब ना ही वो कंट्रोल रूम से भी कोई कांटेक्ट कर पा रहे थे और प्लेन के ज्यादातर डिवाइसेस अब खराब हो चुके थे। और वहीं सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम ब्रोनी था, वो सभी को प्लेन में आई खराबी के बारे में बता देती है और सभी से अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल देती है। और वहीं सभी पैसेंजर्स को लगने लग गया था कि अब वो बच नहीं पाएंगे और वो कैदी भी पुलिस वाले से बोलता है कि अगर हम पानी में गिरे तो मैं तैर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो उसकी हथकड़ी को खोल दे, लेकिन पुलिस वाला ऐसा करने से साफ मना कर देता है। फिर प्लेन में आए झटके के कारण पुलिस वाले का फोन नीचे गिर गया था, तो वो उसे उठाने अपने सीट से उठकर जाने लगता है और उसे रोकने के लिए वहाँ की एक फ्लाइट अटेंडेंट भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक जबरदस्त झटके से वो दोनों ही वहाँ टकरा कर गिरकर मारे जाते हैं। वहीं पायलट्स उस खराब मौसम से प्लेन को किसी तरह निकाल कर ले आते हैं, लेकिन अभी भी प्लेन्स के फंक्शंस काम नहीं कर रहे थे। फिर ब्रोडी देखता है कि वहाँ लैंड करने के लिए कोई जमीन नहीं दिख रही थी, तो वह प्लेन को समुद्र में लैंड करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना मतलब जान का जोखिम लेना था। फिर अचानक ब्रोडी को आगे वहाँ जमीन दिखाई पड़ती है और अब वो प्लेन को उस तरफ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें सभी जगह पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहे थे, जहाँ लैंड करना इम्पॉसिबल था। फिर आगे ब्रोडी एक सड़क देख लेता है और किसी तरह प्लेन उस कच्ची सड़क से ले जाते हुए लैंड करवाता है और सैमुअल ब्रोडी के इस नामुमकिन काम को देखकर काफी हैरान था। लेकिन अब प्लेन में स्पार्क शुरू हो गए थे, तो सेफ्टी के लिए ब्रोडी सभी को प्लेन से उतरने के लिए बोलता है, क्योंकि प्लेन में धमाका भी हो सकता था।
फिर हमें उस फ्लाइट ट्रेल ब्लेजर हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क में कहीं, और वहाँ उन्हें उस प्लेन के लापता होने की खबर लग चुकी थी। और वहाँ की एक एम्प्लॉय बताती है कि फिलीपींस में कहीं प्लेन का संपर्क टूट चुका है। फिर वहाँ के सारे पैसेंजर्स जो वहाँ बहुत ज्यादा परेशान थे, तो ब्रोडी उन्हें जाकर प्लेन में जो भी गड़बड़ी हुई थी उसके बारे में समझाता है, जो वहाँ बताता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई साधन फिलहाल नहीं है, इसलिए हम फिलहाल कोई भी मदद यहाँ मंगवा नहीं पाएंगे। और इस बात को सुनकर वहाँ सभी पैसेंजर्स काफी गुस्से में थे। फिर ब्रोडी सभी को शांत होने के लिए बोलता है और वो बताता है कि मैं और मेरा क्रू पूरी कोशिश करेंगे यहाँ किसी भी तरह कोई मदद बुलाने और यहाँ से आप सभी को निकालने की। फिर हम दूसरी ओर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में डेविड को देखते हैं, जो इस तरह की आने वाली मुसीबतों से निपटने का स्पेशलिस्ट था, और वो आते ही भड़क जाता है वहाँ के ऑफिसर पर, जिसने प्लेन को इस खराब मौसम वाले रास्ते से होते हुए गुजरने की सलाह दी थी। और वो बोलता है कि जितना फ्यूल आप लोगों ने यहाँ बचाया है, अब उन लोगों को बचाने के लिए हमें उससे कहीं ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ सकता है। और अब उसे पता चलता है कि वो प्लेन फिलीपींस में लापता हुआ है, तो वो बताता है कि फिलीपींस में वो जगह जहाँ प्लेन लापता हुआ है वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, और वहाँ फंसने के बाद उन्हें वहाँ मिलिट्री भी जाकर नहीं ला पाएगी। फिर डेविड उन्हें सलाह देते हुए बताता है कुछ प्राइवेट सोल्जर्स के बारे में जो पैसे के लिए ये सब काम किया करते हैं, और अब वही उन्हें वहां से बचाकर ला सकते हैं। फिर वहीं ब्रोडी उस खूनी से बोलता है कि वो हैरान है कि अब तक वो यहाँ से भागा नहीं, लेकिन वो खूनी बोलता है कि वो इस हथकड़ियों के साथ यहाँ से जंगल में भागना नहीं चाहता, जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं है। जिसके बाद वो उसकी हथकड़ी खोलने के लिए बोलता है, लेकिन ब्रोडी ऐसा करने से मना कर देता है। और फिर आगे ब्रोडी और सैमुअल प्लेन की खराब हालत को देखते हैं, जहां ब्रोडी देखता है कि तेज बिजली गिरने के कारण ये खराबी आई है। फिर वो दोनों इसे किसी तरह फिर से चालू करने के तरीके के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वहीं बोनी आकर बताती है कि प्लेन से सब कुछ निकाल लिया गया है, सिवाय उस पुलिस ऑफिसर्स और फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी के अलावा। और फिर ब्रोडी जाकर उस पुलिस ऑफिसर के पास से गन ले लेता है, और वहीं वहाँ का एक पैसेंजर वीडियो बना रहा होता है ताकि वो वहाँ की कंडीशन को दिखाते हुए बता सके कि वो यहाँ सब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में फंसे हुए हैं। और वहीं ब्रोडी और सैमुअल मैप को देखते हैं कि आखिर वो किस जगह पर है। फिर सैमुअल बताता है कि हम एक ऐसी जगह पर है जहां अलगाववादी और क्रिमिनल्स का राज है, यहाँ कोई पुलिस, कानून और किसी भी तरह की कोई सरकार नहीं है, जो बताता है कि अगर हम उसी आइलैंड पर है तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर वहीं वो पैसेंजर जो वहाँ वीडियो बना रहा होता है वो कैमरा उस खूनी की ओर लेकर जाता है, लेकिन कैमरा देखकर वो खूनी बौखला जाता है और सभी को चेतावनी देता हुआ बोलता है कि कोई भी मेरी वीडियो नहीं लेगा। फिर आगे अब ब्रोडी सभी को उस जगह के बारे में बताता है कि वो एक ऐसी जगह पर लैंड हुए हैं जहां रेस्क्यू टीम को हमें लेने आने में थोड़ा देर लग सकती है, क्योंकि उन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता। लेकिन ब्रोडी बताता है कि हम जब लैंड कर रहे थे तो उसने एक बस्ती को देखा था, तो वो अब वहाँ जाकर कम्युनिकेशन का साधन वहाँ ढूंढने जाएगा, लेकिन साथ में वो उस खूनी को भी ले जाने वाला था। फिर हमें उसका नाम पता चलता है लुइस, और ब्रोडी फिर लुइस की हथकड़ियों को खोल देता है और लुइस फिर ब्रोडी के साथ चले जाता है। और वहीं हमें एक बस्ती दिखाई जाती है जहां एक शख्स उस प्लेन के बारे में जाकर वहां के अलगाववादी लीडर जिसका नाम डाटू था उसे जाकर उसके बारे में बताता है। फिर डाटू अब अलर्ट हो जाता है और अपने आदमियों से उस प्लेन को ढूंढने के लिए बोलता है। और वहीं ब्रोडी की बेटी को भी न्यूज से उस प्लेन के लापता होने की जानकारी मिल जाती है। और वहीं ब्रोडी और लुइस उस बस्ती की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी लुइस ब्रोडी को बताता है कि पहले वो मिलिट्री में था, लेकिन किसी कारण से वो एक जगह पर फंस गया था, जिस कारण से वो जेल में था। फिर लुइस ब्रोडी से पूछता है कि क्या तुम उस पुलिस वाले की गन को लाए हो, और ये बोलते हुए वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और अब ब्रोडी वहाँ अकेला था, और वहीं हेडक्वार्टर में ब्रोडी के बारे में बात चल रही होती है कि जरूरत पड़ने पर वो काफी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। और वहीं सैमुअल प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, और अचानक वहाँ प्लेन के कुछ फंक्शंस फिर से चालू हो जाते हैं, जिसे देखकर सैमुअल खुश होता है कि अब हम यहाँ से निकल पाएंगे। और वहीं ब्रोडी एक बंद और उजाड़ पड़ी जगह पर पहुंचता है जहां उसे फोन मिलता है, और वो फौरन हेडक्वार्टर में फोन करता है। लेकिन फोन पर उसे बोला जाता है कि वो अपना बैच नंबर बताए, क्योंकि बिना बैच नंबर बताए उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन उसे अपना बैच नंबर याद नहीं था, और वो अपना पूरा सामान प्लेन के पास ही छोड़कर आया था। फिर वो अपनी बेटी डेनियाला को कॉल करता है और उसे अपने लोकेशन बारे में बता रहा होता है, लेकिन उतने में ही पीछे से एक अलगाववादी ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन किसी तरह
तरह ब्रोडी उसे दबोचकर मार देता है। फिर ब्रोडी को बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जो कि लुइस होता है, जो सभी अलगाववादियों को मारता हुआ अंदर आया था, और वो ब्रोडी को एक गन भी देता है। और वहीं डाटू के आदमियों को प्लेन के लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और वो लोग अब प्लेन के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं ब्रोडी और लुइस को एक कमरा मिलता है जहां उन्हें कुछ कैमरे मिलते हैं और वहां कुछ लोगों के पासपोर्ट भी पड़े हुए मिलते हैं। फिर वो कैमरे में देखते हैं कि ये अलगाववादी फॉरेनर्स को बंदी बनाकर पैसे की मांग किया करते थे और पैसे ना मिलने पर ये जान से मार देते हैं। और ये जानने के बाद ब्रोडी अब पैसेंजर्स की ओर तेजी से भागता है। फिर वो अलगाववादी उन सभी तक पहुंच जाते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। ब्रोडी ये देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन लुइस उसे रोक लेता है क्योंकि वो अकेले उनके खिलाफ मारा जाता। अब वो लोग कैप्टन ब्रोडी के बारे में पूछ रहे होते हैं तो सैमुअल उन्हें बताता है कि वो वहाँ हेल्प लेने के लिए गया है। फिर उन्हें अब ये पता चलता है कि किसी को भी अभी तक पता नहीं चल पाया था कि वो सभी वहाँ फंसे हुए हैं। तभी वहाँ की एक पैसेंजर्स वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे गोली मार देते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ते। फिर वो सभी को बस में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर वहाँ 2 अलगाववादी रुक गए थे तो अब ब्रोडी और लुइस आगे बढ़ते हैं और लुइस ने भी एक को ढेर कर दिया था और दूसरे से वो पूछताछ करते हैं कि आखिर वो उन सभी को कहां पर लेकर जा रहे हैं। फिर वो बताता है कि उन सभी को एक वेयर हाउस में ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें नदी के रास्ते बोट पर ले जाया जाएगा। और वहीं वो प्राइवेट सोल्जर्स भी तैयार हो गए थे उन सभी को वहां से रेस्क्यू करने के लिए। और हेडक्वार्टर में ब्रोडी के किए गए कॉल्स की जानकारी भी पहुंच गई थी, जिसकी मदद से वो उस फोन कॉल को ट्रेस करने लग गए थे, जिसके बाद उन्हें उनकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल चुका था। और वहीं ब्रोडी प्लेन के अंदर जाकर एक मैसेज छोड़ देता है कि वो सभी पैसेंजर्स को छुड़वाने के लिए जा रहा है। और वहाँ लुइस ने उस अलगाववादी का खेल भी खत्म कर दिया था। फिर वो दोनों उन पैसेंजर्स को छुड़वाने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं हेडक्वार्टर में डेविड बताता है कि वो एरिया इतना खतरनाक है कि फिलीपींस आर्मी तक उस जगह पर नहीं जाती, इसलिए उनके पास प्राइवेट सोल्जर्स ही एक आखिरी उम्मीद बची है। और वहीं वो अलगाववादी उस पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि वो इसे दिखाकर पैसों की डिमांड कर सके। लेकिन अब वहाँ प्लेन तक प्राइवेट सोल्जर्स पहुंच चुके थे और उन्हें ब्रोडी का लगाया हुआ मैसेज भी मिल चुका था, जहाँ उनको पता चलता है कि उन सभी को बंधक बना लिया गया है। वहीं लुइस और ब्रोडी धीरे से आगे बढ़ते हुए उन अलगाववादियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर वो सभी पैसेंजर्स की ओर जाते हैं जहाँ उन सभी को कैद कर रखा हुआ था। और वो दोनों धीरे से वहाँ के पहरेदारों को मार देते हैं और दरवाजा तोड़कर उन सभी को अपने साथ धीरे से बाहर चलने के लिए बोलते हैं और सबको वहाँ रखी बस पर बैठा देते हैं। लेकिन अब वो बस को चालू नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर उन अलगाववादियों को उनके बारे में पता चल जाता। ब्रोडी बोलता है कि वो उनका ध्यान बटाएगा ताकि तुम सभी यहाँ से निकल पाओ। फिर लुइस उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन ब्रोडी बोलता है कि वो इस प्लेन का कैप्टन है तो वो मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि वो मेरे एवज में ज्यादा फिरौती की मांग कर सकते हैं। और ये बोलते हुए अब ब्रोडी वहाँ चले जाता है और जाकर अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देता है। और वहाँ डाटू उसे सवाल जवाब कर रहा होता है और कुछ ना बताने पर उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से वो प्राइवेट सोल्जर्स आ गए थे और उन्होंने कैप्टन को बचा लिया था। फिर सभी उस बस में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर डाटू देखता है कि उसका भाई अब मारा गया है तो वो बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और अपनी पूरे आदमियों को इकट्ठा कर उनका पीछा करने के लिए बोल देता है। फिर वो प्राइवेट सोल्जर्स जो सिर्फ 3 ही थे और वो बोलते हैं कि मिलिट्री को यहाँ आने के लिए पूरे 24 घंटे लगेंगे तो समझ लो हम ही तुम्हारी रेस्क्यू टीम है। लेकिन वहाँ सभी जानते थे कि बिना मिलिट्री के यहाँ से निकलना नामुमकिन है। फिर ब्रोडी के पास एक प्लान होता है और वो बोलता है कि वो उस प्लेन को वापस से उड़ाएगा, लेकिन वहाँ के पैसेंजर्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो प्लेन फिर खराब होकर क्रैश ना हो जाए। लेकिन ब्रोडी उन्हें समझाते हुए बोलता है कि हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता बचा है जिससे कि हम घर पहुंच सकते हैं। फिर अब सब रेडी हो गए थे और ब्रोडी प्लेन की जांच करता है और वहीं सोल्जर्स आकर बताते हैं कि वो अलगाववादी ज्यादा दूर नहीं है और कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन प्लेन में अभी थोड़ा काम बाकी था तो वो सोल्जर्स से उन्हें कुछ देर के लिए कवर करने के लिए बोलता है और वहीं सोल्जर्स ने ये काम बखूबी किया और वो अपने एडवांस हथियारों के साथ उन लोगों को वहाँ कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर लुइस ब्रोडी से बोलता है कि वो एक कैदी था और वापस फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए वो यहीं रहेगा।
जिसके लिए ब्रोडी उसे गुड लक बोलता है और फिर ब्रोडी प्लेन की ओर भागता है, लेकिन उसे डाटू की एक गोली पैर पर लग जाती है। फिर भी वो किसी तरह प्लेन पर चढ़ जाता है। वहीं वहाँ सभी के पास गोलियां खत्म हो रही थी। लुइस गोलियां लेने उस सोल्जर्स के बैग की ओर बढ़ता है और वो उनके बैग में बहुत सा कैश दिखता है। खैर वो फिर गोलियां वापस सोल्जर्स के पास ले आता है और वहीं ब्रोडी उन सोल्जर्स के डिवाइस से हेडक्वार्टर में कॉल कर बोलता है कि उन्हें डायरेक्शन बताएं ताकि वो पास के ही किसी सेफ एयरपोर्ट पर लैंड कर सके, और वो उन सभी सोल्जर्स को प्लेन में चढ़ने के लिए बोल देते हैं। और फिर डाटू प्लेन पर अपने आदमी के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाने लग गया था, लेकिन वहाँ लुइस जो कैश से भरा बैग लेकर भाग रहा होता है, वो जाते जाते उसके आदमी का खेल खत्म कर देता है। फिर ब्रोडी अब पूरे जोश में था और वो प्लेन को सीधा डाटू की ओर गाड़ी के साथ उड़ाता हुआ प्लेन को वहाँ से उड़ाकर निकाल लेता है। और जिसके बाद वहीं अलगाववादियों की पूरी सेना वहाँ पर आ पहुंची थी, लेकिन अब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और फिर वहीं उन्हें पास का ही एक सेफ एयरपोर्ट लैंड करने के लिए मिल गया था और वो सभी अब सेफ बच गए थे। जिसके बाद सभी कैप्टन ब्रोडी की तारीफ करते हैं और फाइनली ब्रोडी अपनी बेटी से बात करता है और यहीं ये कहानी खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।